स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वर्ग के बारे में बताए थे। इसमें वर्ग का भेद, स्वर वर्ग और व्यंजन वर्ण के बारे में बताए थे आपको, और उसका पूर्ण रूप से डिटेल्स बताए थे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या होती है, सब आपके सामने डिटेल्स से मैं पिछले वीडियो में रख चुका हूं। अब आगे देखते हैं वर्ण में स्वर तंत्रिया के आधार पर। देखिए वर्ण, अब उससे आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। तो स्वर तंत्रिया के आधार पर स्वर तंत्रिया के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है घोष वर्ण, घोष या सघोष वर्ण। दूसरा होता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। ठीक है, घोष वर्ण किसे कहते हैं? पहला हम लोग देखते हैं यहाँ घोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण वैसा वर्ण होता है जिनमें स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती है, अर्थात जो बोलने वाले जो तंत्र होते हैं, मुख और जीभ, वह दोनों आपस में टकराती यानी झंकृति उत्पन्न करती है, उसे बोलते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण होता है, अर्थात जो स्वर तंत्रियां होती है, स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती है, तो उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण। जैसे जो घोष वर्ण होता है उसमें देखिए तो क्या होता है, सभी स्वर, जितना भी स्वर होगा वह सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ये 11 कौन कौन होती है? यहाँ देख लीजिए, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, आई, ओ, औ, अस। इतना ही आपका होगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण हो गया आपका 11, और ये 11 आपके सामने दिया गया। उसके बाद सभी वर्ण का क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी अगर कवर्ग है तो कवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? ग, घ, अंग। इस हो जाएगा यहाँ कवर्ग का हो जाएगा, कवर्ग वाला का तीसरा, चौथा, पांचवा। आप सीधे लिख सकते इसे सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा इसे हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा? ग, घ, अंग, ज, झ, या। इसे आपके सामने यहां लिख ही देते हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, ड, ढ, न। आगे हो जाएगा आपका द, ध, न, प, भ, भ, म। ये हो गया आपका सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और इसके साथ साथ सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन हो जाएगा आपका? यानी जैसे कवर्ग का होता है, कवर्ग हो या चवर्ग हो, चवर्ग हो या टवर्ग हो या तवर्ग हो, सबका जो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा,
तो तीसरा चौथा पांचवा कौन हो जाएगा, जैसे ग घ अंग, ज झ या, इसको देगा ड ढ न, देगा द ध न, इसमें जाएगा आपका ब भ म। ये हो जाएगा आपका तीसरा चौथा पांचवा सभी वर्ग का। उसके बाद एक और आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या होता है, य र ल ल हो जाएगा व, और इसके साथ साथ एक उस व्यंजन का भी वर्ण आता है ह। इसको बोलते हैं क्या, घोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती है तो उसे क्या बोलते हैं, घोष वर्ण। और घोष वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आ जाता है, तो सभी स्वर देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अर्थात क्या हो गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ ग घ अंग, ज झ या, द ध न, ब भ म, और एक और होता है क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व और ह। इसके बाद आते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण पर आते हैं, अघोष वर्ण। अघोष को देखिए क्या कहते हैं, अघोष तो ऐसा वर्ण जिसमें क्या होता है, स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है। वैसा वर्ण जिसमें स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। अघोष ध्यान रखिए, वैसा वर्ण जिसमें स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। उसे अघोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण था कि स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न कर रही थी, लेकिन यहाँ अघोष है कि जो स्वर तंत्रियां है, जो मुख है या जीभ है, वो आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया आपका जो बच गया उसमें से तीसरा चौथा पांचवा को छोड़कर जो बच गया, जैसे था पहला यानी सभी वर्ग का और दूसरा, सभी वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ प त थ प फ। ये हो गया सभी वर्ग का पहला और दूसरा। उसके बाद क्या होता है, एक और वर्ण, जैसे उष्म वर्ण। उष्म व्यंजन आप व्यंजन पढ़े होगा, उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन जिसमें चार होते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक उसमें से ह आ गया घोष में, और ये तीनों बच गया, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स आ गया। ये तीनों स को कुछ और नाम से भी नहीं याद करने के भी उससे रख चुके हैं, लेकिन वो आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे नहीं। तो याद करने का एक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, ये मैं शॉर्ट वीडियो में इसको बनाकर मैं डाल दूंगा। यानी ये आपका हो गया क्या, घोष और अघोष। घोष का जो एग्जाम्पल आप देख लिए, जैसे उसके बाद अघोष का आप देख लिए। अघोष इतना ही होता है, सभी वर्ग का पहला दूसरा और उस व्यंजन होता है।
उसके बाद अब आगे आपको देखना है इस रोको उसको। देखिए अब आपको घोष और घोष के बाद आपको मिलेगा श्वास, श्वास या सांस, सांस या वायु की मात्रा के आधार पर, वायु के मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, जिसमें क्या अल्प प्राण में वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण। जिसमें देखिए जिसके उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है, सांस की मात्रा कम लगती हो, जैसे सभी वर्ग का तीसरा पहला तीसरा पांचवा, सब वर्ग पहला तीसरा पांचवा। जैसे आपका हो गया क ग अंग, च ज य, ट ड न, त द न, प ब म। ये हो गया आपका अल्प प्राण। माने इसको बोल के देखिए क ग अंग, मतलब ज्यादा आपको श्वास की मात्रा उत्पन्न नहीं हो रही है, इसमें नहीं हो रही थी, तो इसे बोलते हैं क्या अल्प प्राण। एक आता है आपका, अब आ जाएगा आपका दूसरा जो होगा वह होगा महाप्राण। देखने से नाम से ही लगता है कि महाप्राण मतलब ज्यादा मात्रा होगा, मतलब जिसमें वैसा वर्णों माने जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगती हो उसे क्या कहते हैं, कि उसे महाप्राण कहते हैं, अभी इसमें था क्या, सबका था पहला तीसरा पांचवा, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा का मतलब क्या है, देख लीजिए, दूसरा हो जाएगा ख और चौथा हो जाएगा घ, सब में उसी तरह से। जैसे आपका छ झ, उसके बाद ठ ढ, थ और ध, फ और भ। ये हो गया आपका महाप्राण। अल्प प्राण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है उसे बोलते हैं महाप्राण। अल्प प्राण कौन होता है, अल्प प्राण वह देख सकते हैं, कुछ आपको मिट गया हुआ, उसको फिर से लिख देते हैं। ये हो गया आपका अल्प प्राण और ये हो गया आपका महाप्राण।
अब आपको वर्णों के बाद अब वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण कौन कौन सा उच्चारण स्थान है वह हम लोग समझेंगे, वह उसको हम लोग देखेंगे। देखिए आपका चार्ट बनाया गया है, अब बोर्ड पर देखिए चार्ट बनाया गया है कि कौन सा वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है और कौन कहाँ क्या होता है। देखिए पहले लिखा हुआ है वर्ण, जितना भी वर्ण है आपको इसमें लिखा गया है। उच्चारण स्थान सबके सामने जो जो उसका उच्चारण स्थान है वह लिखा गया है और उसका नाम क्या है। आपसे नाम भी पूछ सकता है परीक्षा में, आपका उच्चारण स्थान पूछ सकता है, या दे देगा आपको किस उच्चारण स्थान का कौन सा वर्ण होता है वह आपको दे सकता है। तो आप इस स्थिति को समझते हुए देखिए कि कौन सा वर्ण को कहाँ कैसे याद रखें। इसके लिए आपको इसको अपने कॉपी में नोट कर देना है और इसको याद करना है। अब कैसे याद करना है यह देखिए। पहला होता है कवर। कवर क्या होता है? क होता है तो कंठ होता है। आप उसको बोल के देखिए कवर। कवर जैसे क ख ग का कोई आया, कवर क ख ग घ अंक, तो उसमें आगे क्या होता है? कंठ। और उसके साथ साथ जो कंठ से जो बोला जाता है वो होता है अ आ ह और विसर्ग। विसर्ग मतलब जिस शब्द के अंत में जो विसर्ग लगा होता है, जैसे विसर्ग यहाँ लिखा हुआ है, जैसे विसर्ग लगा होता है उसको क्या से बोलते हैं हम लोग? कंठ से बोलते हैं। कंठ से उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ। उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और उसके नाम में जो उसका उच्चारण स्थान है, जो नाम है, नाम में क्या होता है? कंठय। कंठय होता है। उसी प्रकार आगे देखिए चवर, 2 नंबर पर लिखा हुआ चवर। चवर यानी च छ ज झ या यानी च से वाला। दूसरा नंबर जो आता है वर्ग में वह। उसके बाद दोनों ई यानी हर्ष ई और दीर्घ ई। हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष दीर्घ ई। उसके बाद क्या है? य और तलाभ्य स। इसको क्या चीज बोलते हैं? जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। तालु तालु। इसको कैसे नाम क्या है? तलाभ्य। उसके बाद 3 नंबर क्या है? टवर्ग। टवर्ग और री और र और मूर्धन्य सा। इसको क्या तो उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और इसको जो नाम है क्या है? मूर्धन्य। धन्य है इसका नाम। 4 नंबर पर क्या है? तवर्ग। तवर्ग। तवर्ग माने त थ द ध न। और उसके बाद क्या है? ल और दंत स। दंत स जिसको क्या तो उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत। नाम में क्या आएगा? दंत्य। दंतय। उसके बाद 6 नंबर पर देखिए क्या है? 6 नंबर आपका है, अब देख रहे हैं कि सबका अंतिम है, यानी जो भी 5 नंबर पे ले देखिए। 5 नंबर क्या है? पवर्ग। पवर्ग यानी प फ ब भ म। और उसका जो उसके बाद भी 2 दिया हुआ है, दोनों उ अर्थात हर्ष उ और दीर्घ उ। हर्ष और दीर्घ उ। तो उसका उच्चारण स्थान क्या दिया हुआ है? ओष्ठ। तो आगे वाला जो भाग का मुख का जो आगे वाला भाग होता है ओष्ठ, ये उसके बिना नहीं बोला जा सकता है, तो ओष्ठ है। और जो उसका जो नाम है क्या है? ओष्ठय है। ओष्ठय इसका नाम है। उसके बाद 6 नंबर देखिए। 6 नंबर देखिए सभी वर्ग का सबका अंतिम दिया हुआ है, यानी 5वां दिया हुआ है सबका। और इसके उच्चारण में यानी मुख और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है। बिना नाक और बिना किसी एक से आप नहीं बोल सकते हैं। नाक का भी सहारा लेना पड़ेगा, जैसे अंग है, या है, न है, म है, या किसी में अनुस्वार लगा होता है, ऊपर किसी अक्षर में देखिए अनुस्वार लगा होता है, या किसी में चंद्र बिंदु लगा होता है, उसके उच्चारण में क्या होता है? आपको नाक यानी नासिका और मुख दोनों का उपयोग करना पड़ता है। दोनों का जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक आपका वो नहीं बोला जाएगा। और नाम में क्या होता है? अनुनासिका। अनुनासिका होता है। उसके बाद 7 नंबर पाइए देखिए क्या होता है? ए आय। ए होता है और आय। ए जिसे बोलते हैं कंठ और प्लस तालु। कंठ प्लस तालु यानी दोनों को मिलाकर बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या? कंठ तलाभ्य। इसको बोलते हैं कंठ तलाभ्य। उसके बाद आपका आता है 8 नंबर में ओ औ। ओ औ ओ आप बोलते हैं तो पता चलता है कि ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। तो कंठ प्लस ओष्ठ आता है इसमें ओ और औ में। इसको बोलते हैं कंठौष्ठय। नाम में क्या है? कंठौष्ठय। जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो यहाँ अ प्लस औ आप संधि में आगे पढ़िएगा, आगे संधि में बताया जाएगा कि ये कैसे कंठौष्ठय हो गया, संधि के नियम के अनुसार होता है वह। उसके बाद 9 नंबर पे जो अंतिम है इसका वह है, वह क्या है? वह को जो बोलते हैं वो दंत प्लस ओष्ठ। दांत प्लस ओष्ठ एंड दंतौष्ठय। यानी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नाम वर्ण सहित आपको यहाँ दिया गया है, लिखा गया है। इसको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको सही से याद कीजिएगा। याद करने के बाद आपको परीक्षा में इसमें से
एक न एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो हर परीक्षा में आप कोई भी सेट उल्टाकर देख लीजिए, किसी भी वर्ष का जो एग्जाम है देख लीजिए, आपको एक न एक क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएगा। आपने देखा इस वीडियो में, पहले आप स्वर तंत्र के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष अघोष, उसके बाद श्वास की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण, उसके बाद ये उच्चारण स्थान। यानी ये आपको, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए तो आपके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।